स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि मैंने 67th बीपीएससी और सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, उसके लिए फुल टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ। और बहुत सारा टेस्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ। उसी कड़ी में ये अगला टेस्ट है और इसमें पूरे 150 क्वेश्चन रहते हैं और उसके एक्सप्लेनेशन रहते हैं विथ आंसर के साथ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है और आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन भी हुआ है जो मैंने टेस्ट सीरीज चलवाया था। तो ये बहुत ही अच्छी होती हैं और जो भी बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ आते हैं उसका मैं टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से मैं चलाता हूँ। तो आप लोगों को सामान्य लाभ इससे मिलते रहता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 से लेकर 150 क्वेश्चन और उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। और इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे जिन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दूसरे नंबर में। दूसरा बोला कि करमचंद गांधी निम्नलिखित में से कहाँ के दीवान थे? तो दूसरा का देखिए ए बी सी हो जाएगा, राजकोट, वाकानेर और पोरबंदर के दीवान थे। तो एक से अधिक हो जाएगा इसलिए इसमें ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। और करमचंद गांधी कौन थे? तो करमचंद गांधी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पिता थे। नेक्स्ट आइए तीसरे नंबर में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो तीसरा का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजौलिया का किसान आंदोलन। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन मेवाड़ राज्य के किसानों द्वारा 1897 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह आंदोलन किसानों पर अत्यधिक लगान लगाए जाने के विरुद्ध किया गया था। यह आंदोलन बिजौलिया जागीर से आरंभ होकर आसपास के जागीरों में भी फैल गया। यह आंदोलन लगभग आधी शताब्दी तक चला और 1941 में यह समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फोर्थ नंबर में। फोर्थ बोल रहा है कि चौरी चौरा निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये बहुत लोग को पता होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखपुर में। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के आसपास एक कस्बा था जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है और उसे वापस लिया जा रहा है। चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और उन्हें बचा लिया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा किसने लड़ा था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी कि सीमांत गांधी, बच्चा खां तथा बादशाह खां के नाम से पुकारे जाने लगे। वे भारतीय उपमहाद्वीपों में अंग्रेज शासन के विरुद्ध अहिंसा के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लेने हुए भारत आए थे। उसके 2 वर्ष बाद वर्ष 1987 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 6 नंबर में। बोल रहा है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता
अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यह अधिवेशन दो दृष्टि से स्मरणीय रहा। प्रथम, उदारवादियों ने जिन्हें 9 वर्ष पहले कांग्रेस से निष्कासित किया गया था, उनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो गया। और द्वितीय, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि परवेज मुशर्रफ की जीवनी कथा इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो 7वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं गौहर। इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक पाकिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की जीवनी है। और किंतु ऐसा माना जाता है कि इसके गुप्त लेखक एक पाकिस्तानी नौकरशाह अल्ताफ़ गौहर के पुत्र हुमायूं गौहर हैं। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट कब हुई थी। तो ये बहुत लोग को पता होगा। 8वां का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1907 में। और जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल नामक दो दलों में बट गया था और इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। और यहाँ पे गरम दल 1907 का अधिवेशन नागपुर में आयोजित कराना चाहते थे और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को ये लोग अध्यक्ष बनाना चाहते थे। परंतु नरमपंथी अधिवेशन सूरत में आयोजित कराने को लेकर अड़े रहे तथा स्थानीय नेता को अध्यक्ष बनाने से इनकार किया। साथ ही उदारवादियों ने स्वदेशी आंदोलन को वापस लेने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष घोषित कर दिया। इन कारणों से कांग्रेस में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। 9 में बोल रहा है कि किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो 9 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वाजिद अली शाह। ठीक है। और ये कथन अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इसका प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में। बोरा भारत संघ का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो 10वां का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और 1885 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसका लक्ष्य सभी वैध तरीकों के उपयोग से भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक विकास करना था। और इस संस्था ने भारत के सभी भागों के शिक्षित एवं समाज में काम करने वाले लोगों को आकर्षित किया और भारतीय स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया था। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 बोल रहा है कि उपनिषदों का मुख्य विषय निम्नलिखित में से क्या है। तो 11 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 12 नंबर। 12 में बोला प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो 12 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि तथा पशुपालन था। ठीक है। और फिर बाद में कृषि ही इनकी जीविका का प्रमुख आधार बन गया। आर्य उन लोगों को कहा जाता था जो प्राचीन इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे और जो प्राचीन ईरान और उत्तर भारतीय महाद्वीपों में बसते थे। आर्य भारत में पूर्व वैदिक काल में आए थे। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो 13 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है।
मुंडकोपनिषद दो दो खंडों के 3 मुंडकों में अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अथर्ववेद में है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या की विवेचना है। इसमें आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोरा गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी, सुभद्र। इसको याद रखिएगा। ठीक है, बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद थे। मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने कुशीनारा में सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है और महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया और उनसे 8 स्तूप बनाए गए हैं। 15 में आइए, भारत में सबसे पहले किस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी? तो 15 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध की। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजा गया था। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ा और हजारों की संख्या में संपूर्ण देश में बौद्ध विहार बनने लगे। इसमें बुद्ध की मूर्तियां रखकर उनकी पूजा होने लगे। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की पूजा शुरू की थी। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोरा जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम गुरु। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, और वेदों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का उल्लेख मिलता है। भगवान ऋषभदेव जी की एक विशाल प्रतिमा भारत में मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में 52 गजा नामक स्थान पर है और उदयपुर जिले का एक प्रसिद्ध शहर भी ऋषभदेव नाम से विख्यात है, जहां भगवान ऋषभदेव का एक विशाल मंदिर तीर्थ क्षेत्र विद्यमान है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। बुरा किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था, मतलब अपने में मिला लिया था? तो 17 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ व काशी को मगध साम्राज्य में मिलाया और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, इसलिए अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 18 बोरा निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इसमें से कौन नहीं आया था? तो 18 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइमेकस। डाइमेकस जो था वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए 19 नंबर में। नेक्स्ट है 19 नंबर। हाँ, 19 बोल रहा है चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो 19 का यहाँ पे बहुत लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट, और इनका चाणक्य कौटिल्य के नाम से भी विख्यात हैं, आप लोग सभी जानते होंगे। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कौन सा सुमलित नहीं है? ठीक है, अभिलेख, शासक। 20 का आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सी जो हो जाएगा हाथी, सुमलित नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भीतरी स्तंभ लेख है वो गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है। ठीक है, यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय दिया गया है, जो कि नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय का जो संबंध है वो एहोल अभिलेख से है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, बाकी सभी इसमें सही है। 21 नंबर में आइए, मलुकदास निम्नलिखित में से कहाँ के कवि थे? तो 21 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। तो मलुकदास कड़ा यानी कि इलाहाबाद के संत कवि थे। इनका जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर में 1574 को उत्तर प्रदेश के कड़ा में हुआ था। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में।
22 बोरा भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? तो 22 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मज़ार अजमेर शहर में है। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफ़गानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सम्मी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। वे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे। 23 नंबर में आइए, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो 23 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और अंततः इब्राहिम लोदी रणभूमि में मारा गया। 1526 में बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। 24 नंबर में आइए, 24 में बोल रहा है शेर शाह सूरी की मृत्यु निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? तो 24 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिंजर में। शेर शाह सूरी को 1545 ईस्वी में कालिंजर विजय के दौरान जब शेर शाह सैनिक के गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहीं पे जहाँ पे शेर शाह सूरी खड़े थे वहीं पे बारूद के ढेर पर वो गिर गया और वहाँ पे विस्फोट हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और इसी दुर्ग में 22 मई 1545 को उनका कालिंजर में ही देहांत हो गया। उस समय वहाँ के राजा कीरत सी थे कालिंजर के। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो 25 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचमहल। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए, जिसमें से पंचमहल प्रमुख था। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बौद्ध विहारों से ली गई प्रेरणा पर आधारित था। 26 नंबर में आइए, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो 26 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई यात्री औरंगजेब के शासनकाल में भारत नहीं आया था। पीटर मुंडी एक अंग्रेज यात्री था जो शाहजहां के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस जो था और टॉमस रो वो जहांगीर के समय आया, तथा एंटोनिया मोंसेराट अकबर के समय भारत आया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 27 में आइए, 27 बोरा मुगल प्रशासन में मुहतसिब निम्नलिखित में से क्या था? तो ये बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत लोग को इसका आंसर भी पता होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, और अकबर ने क्या किया था कि नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं के निवास को निषिद्ध घोषित कर दिया था और इसी आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए उन्होंने मुहतसिब का एक व्यवस्था किया था, जो कि लोक आचरण अधिकारी होता था। नेक्स्ट है 28 नंबर में, बोरा इनमें से किस कर व्यवस्था को कर बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे 28 का देख लीजिए, किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दहसाला हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था को दहसाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में। 29 नंबर बोल रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? तो ये भी बहुत लोग को पता होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर बख्शी। ठीक है, 30 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किया गया था? तो ये आप लोग याद रखिएगा। 30 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनुची को। मुगल सेना में निकोलो मनुची को चिकित्सक के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह एक इतालवी यात्री था। इसने भारत आकर
दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में कार्य किया था तथा 1659 ईस्वी में दारा शिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में। 31 बोरा भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ठीक है, तो 31 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7500 किलोमीटर। और अगर बात करें तो विकल्प सी इसलिए सही है क्योंकि 7516.6 किलोमीटर है, जो लगभग 7500 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में। 32 बोरा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सुवर्णरेखा, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगे। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 और निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान है? तो यहाँ पे बी सी डी हो जाएगा, बी सी डी, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कानन देवी, ये सभी पहाड़ी पर चाय बागान है, तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइए 34 नंबर में। तो 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 34 का देखिए, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 35 नंबर में। 35 बोला निम्नलिखित में से कौन सी झील और राज्य की जोड़ी सही सुमलित है? ठीक है, तो 35 का इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, तो ऑप्शन बी ही एक जो है वो सही सुमलित है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, और कोलेरू झील जो हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, उदय सागर तथा डिडवाना झील राजस्थान में है। ठीक है, ये उदय सागर और ये राजस्थान हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ही सही है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो 36 में देख लीजिए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन आ गया है, तो 36 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं में। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूं की फसल को प्राप्त हुआ था, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966-67 में हुई। विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों द्वारा गेहूं की उत्पादकता को 2.5 गुना बढ़ाए जाने में सफलता मिली, जो हरित क्रांति का आधार बना। और भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, और अगर विश्व स्तर पर पूछेगा तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। बोला भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश एवं उसके बाद फिर पंजाब आता है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। 38 बोल रहा है हाइड्रोजन विजन 2025 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 38 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम उत्पादक की यहाँ पे भंडारण से है। ठीक है, हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पादक की भंडारण से है। पेट्रोलियम उत्पाद तेल रिफाइनरों में संसाधित कच्चे तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्री को कहते हैं। तेल उत्पादों का सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए 39 नंबर में। 39 बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में है। गुजरात के जामनगर में स्थित है, और ये आपका मुकेश अंबानी का कंपनी का, रिलायंस का कंपनी का है पेट्रोकेमिकल। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतकरण का परिणाम नहीं है? तो कौन इसमें परिणाम नहीं है? तो इसका 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अल्पेशियन पर्वत। अल्पस ऑन्टीज कुनलुन हिमालय पर्वत, टर्सरी यूगीन वलित पर्वत हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अगर रॉकीज एवं एटलस भी इस श्रेणी के पर्वत हैं, जबकि अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलेडोनियन युग में हुआ है। इसलिए विकल्प इसका डी सही है। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 बोल रहा है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे भाग में। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित है। ठीक है, और यह अधिकार सभी भारतीय नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 बोरा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो यहाँ पे 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची में। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है और वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। नेक्स्ट आइए 43 में। 43 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। बुरा लोक निधि का अभिभावक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो ये कैग को कहा जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है। तो 44 का यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 45 में ये भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। तो 45 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा में। वित्त अधिनियम भारत का महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में वित्तीय प्रस्ताव रखती है और यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और वित्त विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह फिर वित्त अधिनियम कहलाता है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 नंबर बोला भारतीय संविधान का संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो 46 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 नंबर यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आप लोग को पता होगा, 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। निम्नलिखित में से भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 48 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। 49 में बोल रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। नेक्स्ट आइए 50 नंबर में। 50 नंबर बोल रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कैसा बहुमत चाहिए। तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 51 नंबर में। 51 बोरा मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग निम्नलिखित में से किसे आकर्षित करता है। तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि मानव पूंजी को भी अन्य पूंजी के समान ही माना गया है, तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाता है। ठीक है, जिसका क्रमिक विस्तार है कुशलता में विकास, तो एक से अधिक इसमें हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि आदि। इस प्रकार विकल्प में ए, बी और सी ये तीनों सही हैं, तो एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 52 में। 52 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है। तो 52 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट आइए 53 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे 53 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था और ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। और ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्यों में दूध उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि, उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना आदि शामिल था। नेक्स्ट आइए 54 में। 54 बोल रहा है निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सा केवल संघीय सरकार के लिए होती है। तो 54 के यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी जो है, सीमा शुल्क और निगम कर, ये जो है ये केवल संघीय सरकार के लिए होती हैं। नेक्स्ट आइए 55 में। 55 में बोल रहा है, हाँ 55 में बोल रहा है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आई 56 में, 1 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किसका हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा इस पे हस्ताक्षर किया जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 1 रुपये के नोटों को छोड़कर बाकी सभी मूल्य के वर्ग को नोटों को जारी करता है, लेकिन 1 रुपये के नोटों को कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा उनके हस्ताक्षर से। नेक्स्ट आइए 57 में। 57 बोला बैंक दर का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस ब्याज दर से है। ठीक है, तो यहाँ पे 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण के ऊपर जो ली जाती है वही यहाँ पे बैंक दर कहलाता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों पर कर्ज प्रदान करता है। बैंकों को अपने दैनिक कामकाज के लिए प्रायः ऐसी बड़ी रकम की ज़रूरत होती है जिनकी अवधि 1 दिन से ज़्यादा नहीं होती है। इसके लिए बैंक जो विकल्प अपनाते हैं उनमें सबसे सामान्य है केंद्रीय बैंक से रात भर के लिए कर्ज लेना। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है उसे ही यहाँ पे रेपो दर कहा जाता है। और बैंक दर हो गया दीर्घकालीन। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, बैंक दर और रेपो दर। नेक्स्ट आइए 58 में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। यहाँ पे मानव विकास सूचकांक में उसमें 3 शामिल होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं, 3 बुनियादी पहलुओं पर इसमें निकाला जाता है मानव विकास सूचकांक को निर्णय लिया जाता है, जारी किया जाता है। उसमें पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और तीसरा है शिक्षा का स्तर। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1990 में हुई थी। नेक्स्ट आइए 59 का। 59 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो 59 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 से। ठीक है, तो 1 देख लीजिए, कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। यहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी निम्न महत्वपूर्ण रूप से इन्हीं दोनों से संबंधित है। तो 59 का इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 60 नंबर में आइए। 16 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है। तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में। 61 बोल रहा है चाय की पत्तियों में विद्वान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक क्या है। तो 61 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैफीन। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में। 62 में बोल रहा है कि मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है। तो मक्का में होने वाली एक बीमारी है सफ़ेद कली, तो ये किसकी कमी से होती है। तो 62 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जिंक की कमी से होती है। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में। जहाँ जीव रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। तो 63 का यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखिए दो है, बायोम या आवास कहा जाता है, तो ये ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 64 में। 64 में बोला पौधों में जल संरक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 64 का भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल। हार्मोन पादप के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इनके अभाव में पादप का विकास नामुमकिन हो जाता है। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, वह हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जल संरक्षण के लिए उत्तरदायी है। यह हार्मोन पुष्पन, कोसा विभाजन तथा बीजों के अंकुरन को अवरुद्ध कर देता है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में। 65 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो 65 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेग। ठीक है, प्लेग मच्छर के काटने से नहीं होता है और यह मुख्यतः रूप से चूहों से होने वाला रोग है जो पॉस्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए 66 में। 66 नंबर बोरा रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ये आप लोग को 66 का पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं रक्त में से किसकी अधिकता से बोल रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक घातक बीमारी है और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शिशु के लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन मेथमोग्लोबिनिया में बदल जाता है और हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रक्त की क्षमता को बढ़ाता है। वहीं क्या होता है कि मेथमोग्लोबिनिया इस काम में बाधा डालता है और यह ऑक्सीजन को संचारित नहीं कर पाता और साइनोसिस का कारण बनता है। साइनोसिस में शिशु की त्वचा का रंग नीला, ग्रे या लेवेंडर कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथोमोग्लोबिन। अब एक चीज़ यहाँ पे आइए, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बोलता है कि ये सब मतलब आम कारण है ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का। ठीक है, तो इसके कारण होता है। ठीक है, नाइट्रेट अगर पूछेगा यही कि किस जल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये हो जाएगा नाइट्रेट के अधिकता के कारण। लेकिन यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मिथोमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 67 में। 67 बोल रहा है सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह क्या है। तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, बैक्टीरिया है वो। ठीक है, इसको बीटी कपास बोलते हैं। बीटी कपास एक अनुवांशिक जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है और बीटी को बैसिलस थुरिनजीनेसिस नामक एक मित्रा बैक्टीरिया से मतलब सॉइल बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। बीटी बैगन और बीटी कपास दोनों में इसी विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 68 में गोल कृमि से यानी कि रिंग वर्म से होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 68 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइलेरिया। फाइलेरिया को ही हाथी पांव कहा जाता है जो कि शरीर में वुचेरेरिया ब्रैंकफटाई नामक रिंग वर्म के संक्रमण से होता है।
यह कृमि मनुष्य के लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है और ये रोग जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर काटने की वजह से होता है। वयस्क मच्छर छोटे छोटे लार्वा को जन्म देती हैं जिन्हें माइक्रोफाइलेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है ये 69 नंबर में। 69 बोल रहा है कि एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी? तो 69 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट गेल्लो ने। रॉबर्ट चार्ल्स गेल्लो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन बाल्टीमोर के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वायरोलॉजी के निदेशक थे। इन्होंने HLTV3 ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस की खोज की और यह अतिघातक एड्स रोग का कारक है। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर में। देखिए, सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? तो 70 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 45 ग्राम। ये आप लोग याद रखिएगा, 45-46 ग्राम होता है। और वसा की मात्रा 20 ग्राम तथा कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा क्रमशः 400 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम होती है। नेक्स्ट आइए 71 नंबर में। 71 में बोला, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक निम्नलिखित में से क्या नियंत्रित करता है? तो 71 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और तापक्रम यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशन, जो AC मशीन रहता है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में। 72 में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो 72 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस में। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव ये होता है। ठीक है, और ठोसों में क्या होता है कि यह मतलब ध्वनि ज़्यादा तेज इसमें संचरण करती है। 73 नंबर आइए। 73 बोल रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो 73 के यहाँ पे सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि गुरुत्व वहाँ पे नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, इसी कारण वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। 74 नंबर में आइए, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, होलोग्राफी। आप लोग किताब उताब में भी देखते हैं होलोग्राफी चिपकाया जाता है उसकी ओरिजिनलिटी को पहचान देने के लिए। नेक्स्ट आइए 74 हो गया। 75 नंबर में आइए। 75 में बोल रहा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता होगा अस्त होते समय क्यों दिखाई पड़ता है। तो ये प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 76 में। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसीलिए इसका केवल आंसर दे रहे हैं क्योंकि ये लोग आप लोग बहुत बार बना चुके हैं। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो 76 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है। ठीक है, और इसका आविष्कार 1886 ईस्वी में सी विंकलर ने किया था और इसका संकेत Ge है और परमाणु संख्या 32 है और परमाणु भार जो है वो 72.6 होता है। जर्मेनियम का उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 में बोल रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 77 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी पानी। इसके लिए भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। भारी जल सबसे अच्छा मंदक है। विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु, जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित कराया जाता है। 78 में ये 78 बोल रहा है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आप लोग जानते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, थोरियम, जो कि केरल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 79 में ये 79 में बोल रहा है, न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। और न्यूटन के प्रथम नियम पदार्थ के एक प्राकृतिक गुण जड़त्व को परिभाषित करता है। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में। 80 नंबर बोल रहा है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो 80 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तल दर्पण को। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में। 81 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो 81 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। यह अचुंबकीय गुणों वाली होती है और इसका प्रयोग प्रायः प्रतिरोधक बनाने में होता है। और हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में 80% निकेल और 20% क्रोमियम धातु होता है। नेक्स्ट आइए 82 में। 82 में बोल रहा है अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः क्या है? तो 82 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सिलिकेट। अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट आइए 83 में। 83 में यहाँ पे बोल रहा है कि धातु रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमियम। क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है। यह एक चमकीला स्लेटी भूरे रंग का तत्व और सख्त लेकिन आसानी से टूट जाने वाला धातु होता है। इसे पॉलिश करने पर यह अत्यधिक चमकीला बन जाता है। अगर इसे इस्पात में मिलाया जाए तो इस्पात पर जंग और धब्बे नहीं लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे धातु रहित नहीं होगा, यहाँ पे जंग रहित होगा, ठीक है। जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन है? तो ये हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट, और अगर यही लोहे को मतलब सख्त बनाना होगा तो इसमें कार्बन इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 84 में। 84 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हास्य गैस का उदाहरण है? तो यहाँ पे N2O नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए 85 में। 85 बोल रहा है, यहाँ पे 85 बोल रहा है। नेक्स्ट आइए 85 में। 85 में बोल रहा है कि एंटासिड निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो 85 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भस्म। एंटासिड भस्म होते हैं और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बनते हैं। और इसका उपयोग जो होता है वो औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या उसे बनने से रोकने में इसका उपयोग किया जाता है एंटासिड का। 86 में यह निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, तो 86 का यहाँ पे आप लोग जीवाश्म ईंधन है। तो 86 का यहाँ पे देख लीजिए, वाटर गैस, अल्कोहल, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। और ये जीवाश्म ईंधन होता है और यह करोड़ों वर्ष पूर्व धरती के अंदर जमे हुए मरे हुए जीवों के सड़े गले पदार्थ से ये बनती हैं गैस। और इसमें सामान्यतः मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है 87 में। 87 बोरा निम्नलिखित में से कौन सा अपमार्जक है, यानी कि डिटर्जेंट। तो 87 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 87 का सी हो जाएगा। अपमार्जक क्या होता है? वो साबुन से थोड़ा भिन्न होता है, ठीक है। और ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई भी अविलय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं तथा मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गंदगी निकाल देते हैं। अपमार्जक क्या होता है कि जल का पृष्ठीय तनाव घटा देते हैं, याद रखिएगा। जो अपमार्जक जल होता है, डिटर्जेंट होता है, वो जल का सरफेस टेंशन जो है उसे कम कर देता है। नेक्स्ट है 88 में। अग्निशामक में निम्नलिखित में से कौन सी गैस काम में आती है? तो 88 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग में लाई जाती है आग बुझाने के लिए। नेक्स्ट आइए 89 में। आइए 89 का इसका क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। 89 बोल रहा है कि कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट।
क्षारीय मृदाओं में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे पौधों की वृद्धि में बाधा पहुंचती है। और भूमि की अधिक क्षारीयता के कारण भूमि में घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग काला हो जाता है। इस प्रकार भूमि के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ये 90 नंबर में, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार रोएंटजन ने किया था? तो ये आप लोग जानते हैं, इसका हो जाएगा 90 का ऑप्शन बी, एक्सरे मशीन का। ठीक है। और 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का पहला नोबेल इसी आविष्कार हेतु रोएंटजन को दिया गया था। ये आप लोग याद रखें। रोएंटजन जो थे विल्हेम, पूरा नाम इनका है विल्हेम रोएंटजन। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे और भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार उन्हें एक्सरे मशीन की खोज के लिए 1901 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है ये 91 नंबर में, 91 पर चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा निम्नलिखित में से कब की थी? तो 91 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य ये इन्होंने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है ये 91 हो गया। नेक्स्ट है ये 92 में बोल रहा है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो 92 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खारवेल के द्वारा। बराबर प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का अनुपम संगम है। बराबर न केवल पहाड़ और जंगल के प्रसिद्ध है बल्कि औषधीय पौधों तथा लोहे अयस्क के भंडार के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें चट्टानों को काटकर बनाया गया है और पहाड़ी की 7 गुफाओं में से 3 में अशोक के अभिलेख अंकित हैं। अशोक की प्रमुख गुफाएं जो हैं वो हैं कर्ण चैपार, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा। पहाड़ी की चोटी पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है 93 में। 93 में बोला प्रदोत निम्नलिखित में से कहाँ के राजा थे? तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अवंती के। प्रदोत वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका शासन अवंती पर था। प्रदोत इस वंश का प्रथम राजा था, वह सुनक का पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट है ये 94 में। 94 में बोला जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो 94 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी में। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट आइए 95 नंबर में। 95 बोला प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो यहाँ पे 95 का सही हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट आइए 96 नंबर में। 96 बोरा निम्नलिखित में से अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो 96 का यहाँ पे देखिए राजा के प्रति वफादारी ये भी है, शांति एवं अहिंसा बी भी है, धार्मिक सहनशीलता सी भी है। तो ए बी सी तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है ये 97 में। 97 बोला त्रिपिटक निम्नलिखित में से किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है जिनमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक शामिल है और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है ये 98 में कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर। नेक्स्ट है ये 99 नंबर में। 99 पूछ रहा है कि मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका दूत था? ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। तो 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर यूनान, मेगास्थनीज जो था वो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है तथा पाटलिपुत्र को सबसे बड़ा नगर बताया है। नेक्स्ट आइए 100 में। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 100 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है जो जीवित गुप्त
देवबर्णाक अभिलेख, ये जो है ये सुमलित है, बाकी सभी इसमें गलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, देवबर्णाक बिहार के शाहाबाद जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। यह परवर्ती गुप्त शासक जीवित गुप्त द्वितीय से संबंधित है। विकल्प ए के अलावे सभी विकल्प इसमें गलत हैं। नेक्स्ट है 101 में, बिहार में चमार ग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो 101 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दीदारगंज से। और दीदारगंज जो है वो पटना में ही है। 102 नंबर में आइए, 102 यहाँ पे बोल रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो 102 का यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद मगध के शासक राजा अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। और ये जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगिरी इसका आयोजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। वहीं पे द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व को पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट आई 103 में, महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो 103 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 वर्ष की आयु में। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का सम्राट था। इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। उन्होंने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट आइए 104 में, 104 बोल रहा, अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो 104 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलमगंज में। अंग्रेजों ने 1620 में ही पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के लिए प्रयत्न किया था, मगर उन्हें वास्तविक सफलता 1651 में मिली थी। इसके अतिरिक्त डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री 1774 में स्थापित किया था। नेक्स्ट आइए 105 में, 105 बोल रहा है कि कालाशोक निम्नलिखित में से किसका उत्तराधिकारी था? तो ये हो जाएगा, कालाशोक शिशुनाग वंश की स्थापना करने वाले शिशुनाग का पुत्र था। तो 105 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक अपनी राजधानी को गिरिवर्ज से पाटलिपुत्र ले आया था। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट आइए 106 में आइए, 106 नंबर बोल रहा है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, 107 बोला, गौतम बुद्ध की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो 107 का यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट आइए 108 में, 108 यहाँ पे बोल रहा है, 108 में बोल रहा है, हेन त्सांग के अनुसार गुप्त वंश के किस शासक ने मिहिर कुल को परास्त किया था? तो 108 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह गुप्त बालादित्य ने। हेन त्सांग के अनुसार गुप्त वंश के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को परास्त किया था। नेक्स्ट आइए 109 में, बिहार में आने वाला सबसे पहला चर्चित विदेशी यात्री कौन था? तो 109 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट आइए 110 में, 110 पूरा, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी? तो 110 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, साशंक ने, जो कि ये ब्राह्मण धर्म का था। और यह बंगाल का शासक जो था वो बंगाल का हिंदू राजा था, जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया। वह बंगाल का पहला महान राजा था। उसने गौड़ राज्य की स्थापना किया था। अब आइए यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैथ रहेगा।
ठीक है। तो 10 क्वेश्चन मैथ रहेगा, इसका मैं केवल आंसर बताते जाऊंगा और आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बोलिएगा कि सर जैसे 111 का मैथ्स सर सॉल्यूशन, 113 का सॉल्यूशन दे दीजिए। तो देखेंगे अगर ज़्यादा कमेंट आएगा तो इसका जो भी आप लोग को होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर जो है वो आप लोग को सेंड कर दूंगा, जो क्वेश्चन आप लोग को दिक्कत होगा बनाने में। तो सारे का टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 111 का मैथ्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3:1। नेक्स्ट आइए 112 में। 112 का जो मैथ है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 घंटे 45 मिनट। नेक्स्ट आइए 113 में। 113 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 7.5 दिन। नेक्स्ट आइए 114 में। 114 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 40.80। नेक्स्ट आइए 115 में। 115 में आइए, 115 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2% की कमी होगी। नेक्स्ट आइए 116 में। 116 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 75। नेक्स्ट आइए 117 में। 117 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 25%। नेक्स्ट आइए 118 में। 118 में जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 56। 118 का इसमें सी हो जाएगा 56। 119 में आइए। 119 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 96। नेक्स्ट आइए 120 में। ठीक है, 120 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 28। ठीक है, चलिए फिर से आइए जीके में। 121 में आइए। हाल ही में बिहार में ब्लैक फंगस का इलाज किस पद्धति द्वारा किए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए जोंक पद्धति के द्वारा। बिहार में ब्लैक फंगस के संक्रमण को देखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना ने जोंक पद्धति यानी कि जलौका पद्धति से इलाज किए जाने की घोषणा की है। इसके लिए जोंक की तलाश जारी है। जोंक की खासियत क्या है कि यह शरीर से गंदा खून चूसकर मृत कोशिका डेड सेल को नष्ट कर देती है। नेक्स्ट आइए 122 में। 122 में बोल रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो 122 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हीट कोविड। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार द्वारा विकसित हीट कोविड यानी होम आइसोलेशन ट्रैकिंग कोविड को ऐप्स की सराहना की है। नेक्स्ट आइए 123 नंबर में। 123 में बोल रहा है कि हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया है जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। यह किस जिले की रहने वाली है? तो 123 के यहाँ पे है ऑप्शन डी पटना। ठीक है, पटना की इंजीनियरिंग की छात्रा है आकांक्षा। इस रोबोट में एक हाई रेजोल्यूशन नाइट विजन कैमरा है जो 360 डिग्री घूमकर मरीज और हॉस्पिटल की निगरानी कर सकता है। नेक्स्ट आइए 124 में। 124 में बोल रहा है हाल ही में चिपको आंदोलन के प्रणेता पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे किस राज्य के निवासी थे? तो 124 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड के, और इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड में ही। नेक्स्ट है, और ये चिपको आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं। और पेड़ों के हो रहे अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमौली जिले में इन्होंने चिपको आंदोलन को शुरू किया था और उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था। नेक्स्ट आइए 125 में। 125 बोल रहा है कि हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2009-10 और 2020-21 के बीच पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आकर कितने हाथियों की मौत हुई है? तो 125 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी
128 यहाँ पे हो जाएगा। एक चीज़ है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 186 हाथियों की। ठीक है, और याद रखिएगा विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में हाथियों के लिए 30 रिजर्व है और एशियाई हाथियों की वैश्विक आबादी का 60% से अधिक भारत में निवास करता है। और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1991-92 में हाथी परियोजना शुरू की, जिसका आरंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था। और देश में प्रथम हाथी पुनर्वास केंद्र केरल के कोत्तूर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आइए 126 में। 126 बोरा हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कितने दिनों से चल रहे युद्ध का संघर्ष विराम को मंजूरी दिया गया है? तो 126 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 11 दिन। 11 दिन से ये चल रहा था संघर्ष। और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो नेतान्याहू से चेंज होकर के बेनेट हो गए हैं। 127 आइए। 127 बोरा हाल ही में किस पत्र पत्रिका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को यौन शोषण मामले में बरी कर दिया गया है? तो ये तहलका पत्रिका के एडिटर इन चीफ थे, जो कि गोवा के निवासी थे। 128 में आइए। हाल ही में मोईद यूसुफ किस भारतीय पड़ोसी देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो 128 का यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट आइए 129 में। 129 में हाल ही में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 129 का यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला ये पहला राज्य बना है। ठीक है, 130 नंबर में आइए। हाल ही में किस तिथि को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया गया? तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो 130 का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 18 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया और इसकी मनाने की शुरुआत 18 मई 1983 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया और 18 मई 2021 को इसका थीम था संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनः कल्पना। नेक्स्ट आइए 131 नंबर में। 131 में बोला हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए डीएपी के एक बोरी की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 131 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 140% की वृद्धि इसमें हुई है। इसी कारणवश एक बोरी डीएपी की वास्तविक कीमत अब 2400 रुपये हो गई है। आ, 500 रुपये की सब्सिडी को बढ़ाकर अब 1200 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो भी सब्सिडी मिलेगा अब 1200 रुपया इसमें सब्सिडी मिलेगा। नेक्स्ट आइए 132 में। हाल ही में कोरोना महामारी के कारण क्रिकेट एशिया कप 2021 रद्द किया गया, यह कब से होना था? तो 32 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी 14 जून 2021 से होने वाला था। ठीक है, और इसका पहला मुकाबला बांग्लादेश और भारत के बीच होना था, जो कि रद्द हो गया था। नेक्स्ट आइए 133 में। हाल ही में किस देश ने फरजाद बी फील्ड से भारत को बाहर कर दिया है? तो 133 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। हाल ही में ईरान के द्वारा चाबहार बंदरगाह से भी भारत को अलग कर दिया गया है और फरजाद बी फील्ड से भी ईरान के द्वारा भारत को अलग कर दिया गया है, क्योंकि अब जो ईरान है वो चीन के साथ ज़्यादा दोस्ती बढ़ा रहा है और ये सारे जो ठेके हैं वो चीन को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट आइए 134 में। 134 बोला हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? विश्व एड्स दिवस तो आप लोग जानते हैं 1 दिसंबर, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया ये आप लोग याद रखिएगा। 134 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 मई को। ठीक है, और 18 मई 2021 और इसका थीम है वैश्विक एकजुटता साझा जिम्मेदारी। नेक्स्ट आइए 135 में। 135 में बोल रहा है हाल ही में टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर
कौन सी बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो 135 का यहाँ पे हो जाएगा सी 10वीं बार। ठीक है। और राफेल नडाल जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं और नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं। नेक्स्ट आइए 136 में, हाल ही में बिहार सरकार ने गंडक नदी पर किस राज्य द्वारा बनाए जा रहे चैनल निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है? तो 136 का यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो 136 का देख लेते हैं उत्तर प्रदेश कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे बी में है, तो बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आई 137 में, हाल ही में चीनी जुरांग रोवर 7 महीने हाल ही में चीनी जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद किस ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो 137 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह पर। ठीक है। और इसका अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो तियानबेन-1। और ये जो था ये जुरोंग रोवर है, रोवर का नाम जुरोंग है। नेक्स्ट आइए 138 में, हाल ही में 16 मई को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये याद रखिएगा 138 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये दोनों मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 139 में, 139 बोल रहा, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार ओलंपिक विजेता सुशील कुमार पर कितने रुपए का इनाम रखा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख का इनाम रखा था, जो कि अब पकड़े गए हैं। नेक्स्ट आइए 140 में, 140 बोल रहा है कि हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कितने बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई है? तो 140 का यहाँ पे देख लेते हैं। 140 का इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 75 लाख बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई है। 141 में, ये हाल ही में बिहार में किस नदी पर रबर डैम का निर्माण कार्य शुभारंभ किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 141 का हो जाएगा ऑप्शन सी फल्गु नदी पर। हाल ही में बिहार के गया में फल्गु या इसे निरंजना नदी भी कहते हैं पर बनने वाले रबर डैम के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट आइए 142 में, 142 में बोल रहा है कि हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसने जीत लिया है? तो 142 के यहाँ पे हो जाएगा आंसर ए मैक्स वेरस्टापेन के द्वारा। और हाल ही में रेड बुल के रेसर मैक्स वेरस्टापेन ने मोनाको ग्रैंड प्री में दबदबा बनाकर पहली जीत दर्ज की है और साथ ही वह अपने कैरियर में पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप दौड़ में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वेरस्टापेन ने इस जीत के साथ 25 अंक हासिल किए और चैंपियनशिप तालिका में उन्होंने 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन पर 4 अंक की बढ़त बना ली है और ये जो है बेल्जियम के निवासी हैं। नेक्स्ट है 143 में, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलटकर अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हिरासत में ले लिया गया है? तो 143 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी माली। नेक्स्ट आइए 144 में, 144 में बोल रहा है कि हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से अपनी पहली वैक्सीन तैयार कर ली है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पाकवैक। ठीक है। तो 144 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा और इन्होंने चीन की मदद से यह वैक्सीन तैयार की है। नेक्स्ट आइए 145 में, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किया है? तो 145 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया में। नेक्स्ट आइए 46 में, 146 बोल रहा है हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो 146 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी टीका एक्सप्रेस। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 147 में, चक्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कितने टीमों को तैनात किया गया है? तो 147 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 22।
ठीक है। नेक्स्ट आइए 148 में। 148 का बोरा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने के लिए फैसला किया है। तो 148 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 1500 रुपये। अब नेक्स्ट आइए 149 में। बोरा, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की तैयारी की है। तो 149 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2023 में। नेक्स्ट आइए और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है 150 नंबर। 150 बोरा, हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए कितने वर्षीय कार्यक्रम पर समझौता किया है। तो 150 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्षीय। और कृषि क्षेत्र में ये सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 2023 तक के लिए 3 वर्षीय एक संयुक्त कार्यक्रम पर हस्ताक्षर भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया है और इस पे हस्ताक्षर 2023 तक के लिए किए गए हैं। तो ये आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज ये कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं बहुत जल्द मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। और इसी तरह का टेस्ट सीरीज पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।